टू है उस ये हमारे पास किस तरह से होती है और हम इसको कैसे इसके अंदर हम अपने जो डिज़ायर बैंड है, मैक्सिमम बैंड है, वो हम ले सकते हैं। तो एजेंडा इस तरह से होगा कि हम डिस्कस करेंगे, पहले क्विक सा ओवरव्यू लेंगे कि हमारे पास टास्क टू होती क्या है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि हमारे पास जो टास्क टू है, इसके ये हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा नंबर होते हैं। व्हाट डज इट मीन्स के जो टास्क वन है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो टास्क टू है। इससे अगर हम इसके अंदर अपना स्कोर अच्छा करते हैं ना, तो हमारे पास ओवरऑल जो बैंड है वो अच्छा आ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम देखेंगे इसको कि हमें किस तरह से इसको कवर करना है और कैसे अपना डिज़ायर बैंड लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि ये हमारे पास आइल्स टास्क है क्या। ऐसे राइटिंग होती है हमारे पास कि इसके अंदर कंपोनेंट है आइल्स का, जनरल और एकेडमिक के अंदर राइटिंग सेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो टाइम एंड लेंथ है वो हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं, और हमें जो लेंथ है ना, मीन्स के वर्ड जो से होंगे वो 250 वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो हमें ना जब राइट करते वक्त इशू आता है और एक माइंड में कंफ्यूजन भी आती है कि आइदर हम इस चीज़ के ऊपर इसी को 250 के अंदर रहते हुए लिमिट के अंदर हम अपना जो टास्क है कंप्लीट करें, या इससे एक्सीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी भी रिकमेंडेशन है, और हमारे जो ट्रेनर जिन्होंने प्रीवियस भी एक्सप्लेन किया था, तो आप जो सी है इस लिमिट के अंदर रहते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करें। अगर आपकी ऑल दो ग्रामर और आपके स्पेलिंग वगैरह, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, मीन्स के आपको स्ट्रांगली ग्रिप है, तो आप फिर इसके अंदर एक्सीड कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि फॉर इंस्टेंस आपने 250 वर्ड से ज़्यादा वर्ड ऐड किए और आपकी जो ग्रामर मिस्टेक है वो आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके 250 वर्ड्स तक तो ठीक है, जो इससे आपने ऊपर वाले वर्ड्स लिखे वहाँ पे आपकी एरर आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैंड है उसके कम होने के चांसेस होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम सिर्फ वर्ड ही नहीं देखते होते एग्जामिनर, इसमें वो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक और जो उनसे स्पेलिंग है, इन सब को वो चेक कर रहे होते हैं, सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर जो उनसे ना। तो ये चीज़ें फिर डेफिनेटली इम्पेक्ट करेंगी। तो इसके अंदर अगर जो टॉपिक है वो हमारे पास उसके अंदर जो सा रियल वर्ड्स ही होंगे ज़्यादातर, एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है और सोसाइटी, और इस तरह से जो रियल वर्ड्स के अंदर हमारे पास करंट सिनेरियो भी हो सकता है कि उसके अंदर हमें वो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉर्मूला या जो स्टेप्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम जो अपना बैंड है वो किस तरह से ले सकते हैं। यानी कि अगर आपसे फॉर इंस्टेंस मैं एक क्वेश्चन भी करता हूँ, तो उस केस में अगर आप उसको एक स्ट्रक्चरल वे के अंदर नहीं आंसर देते, तो मेरे लिए भी ये चीज़ को फिगर आउट करना क्वाइट डिफिकल्ट होगा कि एक पार्टिसिपेंट में से किसी ने आंसर किया, लेकिन उसने ऑल दो आंसर ठीक किया लेकिन वो एक स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर रहा। तो इस तरह से इस केस में क्या होगा कि मेरे लिए उस चीज़ को जज करना क्वाइट डिफिकल्ट होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तो उसके ऊपर जो पार्टिसिपेंट में से या कोई भी आउटपुट देता है, बट वो स्ट्रक्चर वे के अंदर देता है, तो मेरे लिए एक चीज़ इजी भी रहेगी उसको अंडरस्टैंड करना कि आयदर जो कहना क्या चाह रहे हैं। और इसी तरह से हम इसको टास्क टू में भी रिलेट करते हैं कि हम इसके अंदर पहला जो पैराग्राफ होगा जो जिसको हम इंट्रोडक्शन कहेंगे, ये किस तरह से हम लिखते हैं ये हमने डिस्कस भी किया था कि जो चीज़ें होती हैं ना उन्हीं को ही हमने पैराफ्रेज करके, यानी कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना उसको पैराफ्रेज करके वो हम लिखते होते हैं इस पार्ट के अंदर। और बॉडी ऑफ पैराग्राफ में क्या करेंगे हम कि जो इंट्रोडक्शन है ना, मतलब कि इंट्रोड्यूस करेंगे अपना जो मेन आइडिया है, ठीक है, विद क्लियर एंड सपोर्ट एग्जांपल के साथ इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि ये हमारा इस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड मेन आइडिया है, और इस चीज़ को हम इस तरह से विद द एग्जांपल क्लियर करते जाएंगे। जो बॉडी ऑफ पैराग्राफ टू होगा उसके अंदर हमने इसी तरह से सेकंड आइडिया जो होगा ना, जिसको हम देख कह लें प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी आइडिया को हम लेंगे और उसका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे हम, और उसको इंश्योर करेंगे कि वो हमारे पास एक तो जो डिस्कशन है वो हमारी बैलेंस हो, कि एक जिस तरह से मैंने पहले भी बताया ना कि एक स्ट्रक्चरल वे के अंदर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ पैराग्राफ वन, बॉडी ऑफ पैराग्राफ टू, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि समराइज करेंगे अपना जितना भी आर्गुमेंट होगा उसको हम उसकी बेस के ऊपर।
तो नेक्स्ट स्लाइड है कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर सिंपल क्वेश्चन के अंदर, तो वो किस तरह से होगा कि ये देखें कि जो है ना, सम पीपल थिंक टेक्नोलॉजी मेक्स लाइफ इजियर while other think it makes life more complicated. Discuss both view and give your opinion. तो इसके अंदर अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास किस तरह से होगा कि क्या एनीवन एल्स जो कि यहाँ पे इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखते हुए अपना जो है कि वो ओपिनियन शेयर करें प्लीज। यस प्लीज, हमारे पास 9 पार्टिसिपेंट हैं। कोई भी इसके ऊपर कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो सा टू द पॉइंट चलेंगे। आप अपना देखें ना, जिस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टेक्नोलॉजी है जिसने लाइफ को इजियर किया है, बट ऑन द अदर हैंड कि जो सा वो कुछ लोग समझते हैं कि ये लाइफ इसमें इसके आने की वजह से लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसमें हमें अपना व्यू देना है, तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. पार्टिसिपेंट नहीं बता रहे, अच्छा। हम्म। चलें, इसको फिर हम देख लेंगे एग्जाम्पल के साथ भी कि इसके अंदर हम देखें ना, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना थॉट शेयर करना चाहूँगा, क्या से होगा कि एक तो मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के आने से जो सी है ना, लाइफ हमारे पास इजी है एज कंपेयर टू के इसके अगर हम अपने चलें इसको प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर देखें ना, तो वहाँ पे ये चीज़ इस तरह से था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, और हम लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी आती थी कि हम अपना जो वे है उसको ट्रांसफ़र करना है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना दूसरी जगह के लिए, वो दूसरी जगह पर क्वाइट डिफ़िकल्ट होता था। इस तरह से होगा। फिर उसके अंदर मैं इसके बेनिफिट्स लिखूंगा, ठीक है, और उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। कि बेनिफिट्स के अंदर मैं इस तरह से इसको मेंशन करूंगा कि इसके आने से जो एक पर्सन है जिसको अगर कोई अपनी फील्ड से रेलेवेंट जो सी चीज़ है उसके अंदर कोई एक्सपर्टीज हासिल करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू के अगर वो हमारे पास उसको हम प्रीवियस हिस्ट्री में देखें या अपने अर्ली चाइल्डहुड में देखें, इस तरह से होगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा जिसके अंदर के फॉर इंस्टेंस अगर हमें कोडिंग सर सीखनी है। सर मेरा ऐसे एक क्वेश्चन है कि लाइफ में सिर्फ कम्युनिकेशन तो नहीं ना होती, और भी चीज़ें होती हैं, तो वो उसको किस तरह से ये बेहतर कर दिया टेक्नोलॉजी? अच्छा सर, वंडरफुल क्वेश्चन। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि पार्टिसिपेंट में से क्वेश्चन लाइक जाए। देखिए ना सर, आप कम्युनिकेशन में भी हमारे पास एक चीज़ है कि हम अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को मैसेज में कन्वर्ट करें ना, और आपने वो चीज़ मेरे तक पहुंचानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे हम किस चीज़ की हेल्प ले रहे हैं? जूम की चैट सेक्शन की, ठीक है। आपने अपना जो थॉट है वो चैट के अंदर पुट किया, और आपने मुझे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सर आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो आपने मेरे से वो क्वेश्चन किया, वो जो आपने क्वेरी लिखी वो मेरे तक पहुंची, और मैंने आपको जो है ना उसकी बेस के ऊपर एक जो मेरा थॉट था वो मैंने उसको रिटर्न किया। तो ये हमारे पास होगी टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया कि किस फॉर्म के अंदर, मैसेज डिलीवर करने के अंदर। अब अगर एक हम देख लेते हैं गूगल, के मुझे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, मैं गूगल सर्च करूंगा, तो वो भी एक हमारे पास टेक्नोलॉजी का ये एडवांसमेंट है। अगर गूगल नहीं होता तो मुझे अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करनी थी तो वो मेरे लिए क्वाइट डिफिकल्ट होती थी। सर, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? अच्छा सर। वैसे जी मेरा बताइए। क्वेश्चन ये था कि लाइफ में सिर्फ ये नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती, तो ये मेरा क्वेश्चन था कि ये तो चलो समझ आ गई ना कि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को इजी बनाती है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो जो क्वेश्चन था वो एज ए लाइफ था, तो उसको किस तरह ये बेहतर इजी करती है? अच्छा सर, ठीक है जी। मैं मरीज, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी प्लीज़? नहीं सर, आप क्वेश्चन नहीं इनका। अच्छा सर, आपका क्वेश्चन है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के आने से कम्युनिकेशन ही इजी हुई है, ऐसे ही है? नहीं, आपने एग्जांपल दी थी ना कि इससे कम्युनिकेशन इजी हो गई है, तो मैंने उसके ऊपर पूछा था कि लाइफ, वो जो उसका टॉपिक है ना वो है लाइफ के बारे में, तो लाइफ में सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं आती, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। जी जी बिल्कुल तो सर। मैंने वो एक जनरल सी एग्जांपल दी थी कि देखें, हमें जैसे कोई भी वेबिनार वगैरह होता है ना,
तो उसके अंदर हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर होते हैं वो डिफरेंट कंट्री से होते हैं, ठीक है, और हम लोग डिफरेंट कंट्री से हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल को हम डिस्कस करना चाहें वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, मैंने एक जनरल सी एग्जांपल दी कि टेक्नोलॉजी के आने से कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो गई है। ऐसे नहीं है कि अब अगर आप डिफरेंट सिटी से हैं, मुझे आपसे बात करनी है तो मैं पहले आपकी सिटी में आऊँगा या आप मेरी सिटी में आएंगे, तो इस तरह से ये चीज़ मैंने उसको डिस्कस किया था। अभी क्लियर है सर सब? जी मैम। सर ऐसे मैं यहाँ पे ना इन्हीं के क्वेश्चन को लेके अगर चलूँ तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो यही था कि लाइफ ईजियर कैसे हो सकती है। ठीक है सर अब मैम। आप देखें कि आपके इर्द जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा आपकी इर्द गिर्द मोस्टली टेक्नोलॉजी ही है। क्योंकि हम देहात वगैरह में जाएं तो वहाँ पे चीज़ें बहुत, शहर की ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क किस वजह से है? टेक्नोलॉजी की वजह से, सहूलत की वजह से। और वो सहूलत हमें कौन देता है? टेक्नोलॉजी देती है। यही तो फ़र्क है शहर में और गांव में। ये जस्ट मैं शहर और गांव की बात कर रही हूँ जो कि हर कंट्री में है। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी ने कैसे ईजी बनाई ज़िंदगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेफ्रिजरेटर्स ले लें। ठीक है, इस तरह की मशीनरी ये टेक्नोलॉजी है। फिर आप लैपटॉप्स ले लें, लैपटॉप्स, मोबाइल, आईपैड, ये सारी कंप्यूटर की, ठीक है, ये कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी हो गई। आईपैड वगैरह ये सारे, मोबाइल वगैरह, ये कंप्यूटर से ही फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर आया था, देन ये सारी चीज़ें आगे फर्दर उससे उसकी मज़ीद शाखें बनी। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इसके बाद फिर आप ये छोड़ दें, अब आप जिम में चले जाएँ, जिम की मशीनरी आप चेक कर लें, वो सारी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद और कौन-सी टेक्नोलॉजी है? आपका फ़ैन, आपका बल्ब, ये सारी की सारी ही तो टेक्नोलॉजी है आपके इर्द गिर्द। आप कम्युनिकेशन तक बहुत सी, वो कम्युनिकेशन तो एक मोबाइल की हद तक रह जाता है ना, अब इंटरनेट की हद तक रह जाता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर्स की तरफ चले जाएं, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर्स की तरफ चले जाएं, जैसे कि आजकल सारा एआई का दौर है। अब एआई के दौर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई है? ये एआई के दौर में रोबोट्स आ गए हैं, रोबोटिक्स, ये फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की, जो कि रोबोट्स की है। यहाँ पे रोबोट्स होते हैं, अब रोबोट्स ने आके सारा काम करना है। तो ये सारी चीज़ें एक कॉमन, मतलब एक बहुत सी, जैसे हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ कि अभी टेक्नोलॉजी में क्या-क्या है, तो ये बहुत वो माइनर सी चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को ईज़ी किया हुआ है। आई होप कि आपको इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आपकी ज़िंदगी को उसने आसानी की हुई है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हर चीज़ आती है, कोई स्पेसिफिक इंटरनेट या मोबाइल की बात नहीं है यहाँ पे। Am I right, Sir Safila Salim and Sir Ibad? Yes, ma'am, you are absolutely right, and thank you so much for adding this in such a detail. अच्छा सर आसिम, अब आपको क्लियर है, ये चीज़ मैं मेंशन हाँ, कर रहा था। वैसे वैसे मेरा एक और क्वेश्चन होगा इसके ऊपर यस। यस कि प्लीज। जो आपने बोला है कि रेफ्रिजरेटर आ गया, तो इससे भी इन्वायरमेंट को काफ़ी जो है नुकसान होता है। दूसरा जो पंखे वगैरह, इससे हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। तो कोई भी हम चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक इंट्रोपी को इंक्रीज करती है। तो फैन वगैरह चलता है तो वो, या एसी वगैरह चलता है तो वो ओवरऑल इन्वायरमेंट को कूल नहीं करता, वो आपके लिए स्पेसिफिकली आपके कमरे का तो कूल कर देता है, लेकिन ओवर इन्वायरमेंट को जो है इंक्रीज कर देता है। जिम वगैरह ये है कि इसमें भी ये है ना कि पहले हम काम वगैरह करते थे तो हमारा जो है ना, हमें वर्कआउट की जरूरत नहीं थी होती, लेकिन जिम हमने काम वगैरह छोड़ दिया तो हम उसको मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। वंडरफुल सर, आपने अच्छा। अच्छा देखिए ना, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी आप पर्टिकुलर थिंग ले लें, हमेशा उसके दो ही एस्पेक्ट्स होंगे, आइदर वो हमारे पास या पॉजिटिव होगा या उसका नेगेटिव होगा। तो इस तरह से कोई भी आप दुनिया की चीज़ उठा के देख लें, देखें कि पहले किस तरह से था कि जब हम लोग इसको लेके चले ना जिम से, लोग उस वक्त फील्ड में जाते थे, ठीक है, तब वहाँ पे वो काम करते थे। तो फिर क्या हुआ, डे बाय डे ह्यूमन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई, तो उन्होंने फील्ड से हट के वो ऑफिस वगैरह में चले गए, ठीक है, वहाँ पे अब उनका वर्क करने का जो सा था ना वो स्टाइल डिफरेंट हो गया। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर ये जिम वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसी तरह फैन वाला केस देखें कि पहले लोग क्या था, ओपनली जो सा थे ना वो होते थे, हमारे पास रूम वगैरह वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन ज़्यादातर लोग टेम्परेचर भी इस तरह से नहीं था। तो इसी चीज़ को ये इंसान ही इस एक चीज़ को देखते हुए उसके अंदर एडवांसमेंट लेता है, तो इसी को हमने टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। कि पहले लोग पंखे लेते थे हाथ वाले, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर, फैन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें।
सर अभी आपको क्लियर है या कुछ आप और फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, क्लियर। थैंक यू। तो ये इस तरह से होगा कि हमारे पास ये आ गया उसके बॉडी ऑफ पैराग्राफ 1 के अंदर उसके बेनिफिट्स आ गए। और इसी तरह से अगर हम उसके देखें ड्रॉबैक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हमने भी डिस्कस कर लिया। और लास्ट में फिर एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ हो जाता है हमारे पास कि हम ओवरऑल कैसे चीज़ों को करना है, ये हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, थोड़ा शायद तेज कीजिए माइक। अच्छा, अब क्लियर है सर? जी अब ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना जो 5 की टाइप्स हैं ऑफ आइल्स राइटिंग टास्क 2 ऐसे की। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो ओपिनियन ऐसे है, जिसके अंदर एग्री और डिसएग्री है। और इसकी जो टाइप 2 है उसके अंदर हमारे पास डिस्कशन ऐसे बोथ व्यूज होगा। तो जो ओपिनियन ऐसे में है ना, जो रिक्वायर्ड यू टू टेक अ क्लियर साइड ऑन स्टेटमेंट, कि इधर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो इसके अंदर फिर आपने उसको कंप्लीटली करना है। ऐसे नहीं है कि आपने जस्ट सिंपली कह दिया कि जी मैं इस चीज़ के ऊपर एग्री करता हूँ और आपने उसकी कोई ओपिनियन या एग्जांपल के साथ, जिस तरह से हमने बताया ना कि आप प्राइमरी मेन रीज़न लेंगे उसको आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ, इसी तरह से सेकेंडरी होगी उस चीज़ को इस तरह से। तो ये स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को अगर आप स्ट्रक्चरल वे के अंदर लेके चलेंगे ना, तो आपके लिए लिखना भी इजी रहेगा और आपको बैंड लेना भी इजी रहेगा। इसी तरह सेकंड टाइप है। और थर्ड में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कोई भी आपको एक चीज स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसके अंदर आपने जो उनसे है ना वो बताना है कि इस चीज के ये एडवांटेजेस हैं और इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है, इन दोनों को इंशाल्लाह हम आज देखेंगे भी। इसके जो लास्ट जो 2 टाइप्स है ना, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाली और डबल क्वेश्चन ऐसे वाली, इसकी हम देखेंगे भी स्टेटमेंट और उसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, इस चीज को भी हम देखेंगे सारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये जो है ना कि हमें किस तरह से अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको कैसे क्राफ्ट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है ना पैराफ्रेजिंग द ऐसे क्वेश्चन, जिसको हम अपने ओन वोकैब के अंदर करेंगे टू शो कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यानी कि हमने जो स्टेटमेंट आई है ना क्वेश्चन की, उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। उस स्टेटमेंट को हमने देखना है, देखने के बाद उसको हम अपनी वोकैब और अपने उसको स्ट्रक्चरल और ग्रामेटिकल करेक्ट वे के अंदर टाइप करते हुए ना उस चीज़ को हमने बता देना है कि इस जो स्टेटमेंट है इसका ये पर्पस है। ठीक है, उसको आपने क्लियरली स्टेट द स्कोप ऑफ योर ऐसे, व्हाट व्यू यू विल डिस्कस एंड वेयर यू स्टैंड। अपने जोन सा है ना, जब भी ये चीज़ हमारे अक्सर एग्जामिनर भी मेंशन करते हैं कि आपकी फ्यू लाइंस ही बता देती हैं कि आपने आगे आंसर क्या लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने वेल क्राफ्ट है, आपने चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया है, तो इसमें आपके लिए वो एग्जामिनर के ऊपर भी आपका इम्प्रेशन जो सा अच्छा जाएगा। यानी कि उसको पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन की जो पॉइंट एक और भी है कि हमें द इंट्रोडक्शन शुड बी कंसाइज, सेटिंग द टोन एंड डायरेक्शन फॉर द रीडर। यानी पढ़ने वाले के ऊपर ये चीज़ एक ना एक आपकी एक टोन सी हो कि लाइक ये पर्सन ये कहना चाह रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे ये एग्जांपल भी है, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ इन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बिफोर प्रेजेंटिंग। ये इसके हम इस तरह से ये एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंटली ओवरवेट एंड द डिसएडवांटेजेस, ऐसे ये चीज़ एग्जांपल हमने ऑलरेडी इसको प्रीवियसली डिस्कस भी किया है कि हमें एक टेक्नोलॉजी वाली आई स्टेटमेंट, जिसके अंदर सर आसिम ने भी अच्छे पॉइंट रेज किए हैं और मैं मरीज ने उनको अच्छे से आंसर भी किया, मैंने भी ऐड करने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें इसी तरह से होती है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो चीज़ें जो उनसे है वो बियॉन्ड द डिटेल में हम जाके डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है कि कोई ना कोई एक न्यू चीज़ इवेंट होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमें जो अपना प्राइमरी आर्गुमेंट है वो किस तरह से उसको हम पैराग्राफ को कर सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस उनसे स्टार्ट विद a clear topic sentence that directly introduce the main idea of this paragraph। कि हमें हमेशा से जो उनसे है ना अपना जो टॉपिक सेंटेंस होगा ना उसको टू द पॉइंट और क्लियरली डिफाइन किया हो। ऐसे ना हो कि हम
कहना कुछ और चाह रहे हो और स्टेटमेंट कुछ और हो। एक्सप्लेन एंड एलेबोरेट करना है, हमें उसको एक्सपेंड करना है अपने जो आइडिया जिसको हम बताना चाह जो है स्टेटमेंट में, कि हाउ एंड व्हाई योर पॉइंट इज़ वैलिड एंड इम्पोर्टेंट। तो इस चीज़ को हमने एक चीज़ देखें, लिखते वक्त ना हम दो काम कर रहे होते हैं। एक, हम अपने हैंड को मूव कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास थॉट आ रही होती है माइंड से, उसको हमने क्लियरली पेपर के ऊपर मेंशन करना है। तो इसका बेस्ट क्या वे रहेगा कि आप जब भी आपके पास स्टेटमेंट आए उसके ऊपर आप फर्स्ट 5 मिनट ना उस स्टेटमेंट के आप उसको क्विक उसके वो समराइज कर लें कि आप अपना इंट्रोडक्शन क्या करना करेंगे। उसके अंदर आप बॉडी ऑफ पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे, पैराग्राफ 2 के अंदर, और जो आपका कंक्लूजन है उसके अंदर आप क्या लिखें। इससे क्या होगा कि आपको एक मेन आइडिया जनरेट हो जाएगा। और आप ऐसे नहीं कि आपने स्टेटमेंट देखी और आप डायरेक्टली राइट करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप लिखेंगे, फिर आप के माइंड में कुछ और आएगा, फिर आप उसको रेज कर देंगे, और इसी तरह से आप फिर ना स्टक हो जाएंगे, फिर आप पैनिक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करें ना, उस वक्त इस चीज़ को आप माइंड में रखें, आप स्टेटमेंट देखें, देखने के बाद आप उसका थोड़ा सा एक विजुलाइज करें, लाइक दीज आर द थिंग विच आई वांट टू राइट दिस अबाउट दिस टॉपिक। तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा चीज़ों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप फिर उसके ऊपर एग्जांपल भी देख लें, इस तरह से इसको आप डिस्कस करते जाएंगे। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई ऐड करना चाहे तो फील फ्री टू ऐड। दैट्स ग्रेट सर। आपने सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छी आपने मतलब गाइडलाइन दी है, और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है चीज़ों की ना इससे। और यहाँ पे ना एक चीज़ पैराफ्रेज स्टेटमेंट के हवाले से मैं ना यहाँ पे एक ऐड करना चाहती हूँ। वो ये कि एक तो हम पैराफ्रेज करते हैं स्टेटमेंट को अपने टास्क 1 में भी, जो कि हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होती है, ग्राफ्स वगैरह जिसमें हमारे पास मौजूद मौजूद होते हैं। और दूसरा टास्क 2 में भी, जो कि हमारे पास ये वाला ऐसे टाइप है। अब इसमें ये है कि अगर आपको पैराफ्रेज स्टेटमेंट जब आप करते हो और पैराफ्रेजिंग के दौरान आपको अगर लगे कि आपको एक वर्ड का सिनोनिम नहीं आ रहा, या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं उसका कौन सा वर्ड इसकी जगह पे या कौन सी लाइन पैरा एज अ पैराफ्रेज स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूं, तो वर्ड को बेहतर ये है कि आप पैराफ्रेज मत करें। आप उस वर्ड को एज इट इज़ ही लिख दें। क्योंकि वर्ड अगर किसी वर्ड का मुझे, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, अगर मुझे कम्युनिकेशन का कोई सिनोनिम नहीं समझ आ रहा, या मुझे टेक्नोलॉजी का कोई सिनोनिम समझ नहीं आ रहा, तो बेहतर यही है कि मैं टेक्नोलॉजी के वर्ड को एज इट इज़ ही लिख दूँ। मेन बात ये है कहने की कि पैराफ्रेज स्टेटमेंट का मतलब ये ज़रूर होता है कि आपने उसे अपने अल्फाज में लिखना है, पैराफ्रेज करके लिखना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक लफ्ज़ उस स्टेटमेंट का पैराफ्रेज करें। आप एक एक लफ्ज़ बदलें अपने अल्फाज में। जो आपको नहीं समझ आती आप एज इट इज़ ही लिख दें, उससे एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा। आइदर कि आप वहाँ पे गलत वर्ड लिख के आएँ। जब आप गलत वर्ड लिखेंगे तो उससे ये होगा, पैराफ्रेज स्टेटमेंट का एक बैड इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि वो एक हमारा इंट्रोडक्शन होता है, और वो ग्रामेटिकल भी गलत हो जाए तो वो फिर एक बैड इंप्रेशन जाता है, और पहली मिस्टेक हमें वहाँ से मिल जाए तो ये फिर चीज़ ठीक नहीं होती, मार्क्स डिडक्ट करती है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर बिल्कुल टू यू। मैम, आप अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कि इसी तरह से अगर इसको हम लेके चले ना, अगर हमारे पास वर्ड का हमें सिनोनिम्स आ गया लेकिन उसके स्पेलिंग में एरर आ रहा है, ठीक है, आपको कंफर्म नहीं है कि ये स्पेलिंग ट्रू है या रॉन्ग है, तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। फिर आप उस केस में जो आपका जो एक्चुअल वर्ड है उसी को आप लेके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम अरीज फॉर एडिंग दिस। हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब भी हम अपना बॉडी ऑफ पैराग्राफ जिसके अंदर है, अगर हम इंट्रोड्यूसिंग करेंगे, उसके बाद किस तरह से लिखना है कि काउंट रिव्यू करेंगे, काउंटर रिव्यू है, ठीक है, डेवलप द पॉइंट है, कंक्लूड थॉट है, कि यानी कि जब भी अगर आपने स्टार्ट में कुछ प्लान कर लिया, ठीक है, मैं इसका ये वाला चीज़ इसके अंदर पुट करने वाला हूँ, तो उससे क्या होगा कि एक आपको आइडिया आ गया। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये जब आप इनफ प्रैक्टिस की होगी ना, तो आपके माइंड में ये चीज़ें डेफिनेटली एक वे के अंदर वो आती जाएंगी।
बट यहाँ पे एक चीज़ मैं पॉइंट करता चाहूँ कि ओवर थिंक नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि ओवर थिंक इन द सेंस कि आप एक चीज़ को लेके आप उसके ऊपर डिटेल ही आप लिखते जा रहे हैं। तो इसके अंदर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जब एक्सप्लोर भी करेंगे, अगर आप देखें ना जिनके बैंड 9 या बैंड 8 आते हैं, वो कभी भी इस तरह की जो उनसे है ना एडवांस वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, एडवांस वोकैब जिस तरह इसको हम लेके चलें, उनके अंदर रेपिटेशन नहीं होगी एक तो, ठीक है। अगर एक रेपिटेशन इन द सेंस कि अगर आपके पास वर्ड है जिसके अंदर आपको नहीं उसका वर्ड का पता, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करके इन द सेंस आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर अवॉइड करें कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना आ रही हो। तो एग्जामिनर सिर्फ यही नहीं चेक करता कि आपने वर्ड लिखे हैं, बल्कि वो आपकी ये सारी चीज़ों को रेज कर रहे होते हैं, लाइक आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की। तो इस तरह से ये होता है कि अगर आपके ये पॉइंट सारे क्लियर हों, तो इंशाल्लाह ताला आप बैंड भी इजीली ले सकते हैं ज़्यादा। तो ये है हमारे पास के जोन सा राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कंक्लूजन, कि हम जोन सा है ना, योर कंक्लूजन शुड क्विकली रिव्यू योर essay एंड लीव द रीडर विद द फाइनल डिसीजन एंड इम्प्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया, बॉडी ऑफ पैराग्राफ 1 लिख लिया, और बॉडी ऑफ पैराग्राफ 2 भी लिख लिया। हमने इस चीज़ की उधर भी रीडिंग वाले सेक्शन में भी देखा था ना, कि उसके अंदर हमारे पास जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है ना, वो हमारे सारे जो स्टोरी है, स्टोरी इन द सेंस कि कोई भी टॉपिक है उसको कंक्लूड कर रहा होता है कि लाइक इसमें हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया। तो आपने इस चीज़ को इस तरह से करना है कि आप ब्रीफली मेंशन करें अपने की आर्गुमेंट जो आपने पैराग्राफ या बॉडी में 1 में लिखे हैं। और ये आपने इस तरह से नहीं करना कि उनको आप इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें कि उन इसको आपने न्यू इन्फॉर्मेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। और इसी तरह ये फिर आपका ये होगा कि जैसे इस तरह से आपने इस चीज़ को नहीं करना कि आप उसको उसी स्टेटमेंट को उठा के दोबारा लिखना शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं करना। अच्छा मेमोरीज, आप ये सारी बात, ये नोटेशन ऑफ कर दें, ये मिस्टेकनली किसी से हो गया, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला अगर आप इस चीज़ के ऊपर वर्क करें तो आप बैंड भी अच्छे ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने जो सा है ना, जो ये है कि लिंकिंग वर्ड्स ऑफ हाई बैंड है, कि आप किस तरह से इस चीज़ के ऊपर अगर आप ये भी थोड़ा सा टच करें तो ये भी आपको बैंड अच्छे देंगे। कि आपने लिंकिंग वर्ड जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, तो कंट्रास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं हाउ एवर, ऑल दो, ऑन द अदर हैंड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस, सच एज। कंक्लूजन के लिए टू सम अप, इन कंक्लूजन, ओवरऑल। सो ये अगर आप लिंकिंग वर्ड भी उसके अंदर ऐड करते हैं ना अपने राइटिंग के अंदर, तो ये चीज़ भी आपका एक इम्प्रेशन अच्छा है पुट करती है वहाँ पे। तो जो फाइनल मैसेज है कि जो आपने फार्मूला यूज़ करना है क्या, राइट एट लीस्ट 250 वर्ड्स है, ठीक है। प्लान बिफोर राइटिंग, टेक 5 मिनट, आप पहले उसके ऊपर थिंक करें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने स्टेटमेंट दिखी और आपने उसको फ़ौरन से टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना, आप थोड़ा सा टाइम लें। टाइम इतना ज़्यादा भी ना हो कि आप बाद में पैनिक कर जाएं। थोड़ा बहुत मेन एक फ्लो क्रिएट कर लें कि मैं ये चीज़ों को यहाँ इस ऐसे के अंदर रेज करूँगा या करूँगी। तो इसके अंदर आपने 5 मिनट ले लिए। सपोर्ट एवरी पॉइंट विद एग्जांपल्स, आप जो भी पॉइंट लिखें उसको आप विद एग्जांपल के साथ क्लियर करते जाएं। और प्रायोरिटाइज सिंपल एक्यूरेट वोकेबुलरी ओवर कॉम्प्लेक्स मिस्टेक्स, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि आप वो कैब के जो आप चाहते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखूं और बट वो स्पेलिंग गलत हो, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। सो दीज आर द थिंग जो कि हेल्प आउट करेंगी आपको टू गेट अ मैक्सिमम बैंड इन राइटिंग टास्क 2। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैम, वालेकुम सलाम। जी सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू मैम। अच्छा सर, मैंने थोड़ा सा ये चीज़ करनी थी। टास्क 2 में ना मैंने थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया
तो इसके अंदर जैसे बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और साथ में कंक्लूजन है। तो जिन बच्चों के अच्छे बैंड्स आए हुए हैं, उन्होंने क्या किया था कि बॉडी पैराग्राफ के अंदर 1 के अंदर थोड़ा-सा जो भी टॉपिक था एग्री डिसएग्री, उन्होंने एग्री किया उसमें और थोड़ा-सा उसके बाद उन्होंने कोट कर दिया न्यूज़पेपर्स आर्टिकल के साथ। लाइक इन टाइम मैगज़ीन 1925 में ये बात हुई थी और ये पब्लिश किया था फलाने राइटर ने। और जो सेकंड पैराग्राफ था उसका बॉडी पैराग्राफ, उसने वहाँ पे एक रिसर्चर की रिसर्च लिख दी थी। तो सर ये अगर इस तरह का लिखना ज़रूरी है कि मतलब आपके पास एक ऑथेंटिक या एविडेंस की बेस पे आपने ये रेफ़रेंस मेंशन करने हैं? क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को चेक किए, उनकी नो डाउट फैंसी इंग्लिश नहीं है, सिंपल इंग्लिश है, बट उन्होंने इस तरह लिखा हुआ था, तो ये क्या है? मतलब वैलिड है ये चीज़ इस तरह करना? अच्छा मैम, मेरा यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, हम इंशाल्लाह दूसरे ट्रेनर के भी ऐड करेंगे कि ये आपकी वही, आपने मिस फॉर इंस्टेंस आपने एक स्टेटमेंट ले ली कि ये चीज़ को मैं इस तरह से कोट कर रही हूँ, वहाँ पे आपने हेल्प ली एक बुलेट की या कोई भी रेफरेंस की कि मैंने इस चीज़ को फलां फलां न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा था, रीड आउट किया था, हुँ। वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो ये आपका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बट मेन चीज़ जो आपने रखनी है कि आपका वो फिर ये ना हो कि आप उस आइडिया को एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर रही हैं, लेकिन आपका वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। जी मैम, रीच एंड सारी बात आप कुछ ऐड करना चाहिए या पार्टिसिपेंट में भी कोई ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। मैम मारूफ, आपको क्लियर है वैसे ऑल दो कि जो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, यानी कि आपने एक स्टेटमेंट जो ऐड कर रही है ना, जी। उसको आपने उसके साथ कोई आपने देखा कि मैंने ये चीज़ बुक के अंदर रीड की थी, तो फिर आप वहाँ पे बुक का रेफरेंस दे के क्या कर सकती हैं। सर एक्चुअली ना मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ इस सेंस में थी। वो 2-3 एसेस को मैंने थोड़ा स्टडी किए। उस उधर लिखा उससे कुछ भी नहीं हुआ। लाइक आपने एक अपना एक मोटिव जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा इलैबोरेट तो करना है ना। उसने इन अदर सेंस एज़ अ टूल यूज़ किया इस चीज़ को। मतलब 3 टू 4 लाइन्स लिखी हैं, उसके बाद उसने कोटेशन लगा दिए। तो उसके इतने अच्छे बैंड्स कैसे आ गए? मतलब उसने लिखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। मैम मारू, जी, जी। अकॉर्डिंग टू मी वो ये है कि सारी बात इंशाल्लाह मेरी बात मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी सारी बात। मेरी जो मुझे यहाँ तक समझ है वो ये कि क्योंकि हमारे पास हमें ये पता है कि आइल्स में वो आपकी थिंकिंग नहीं चेक करते। उनका जो काम होता है वो स्कैनिंग करना होता है और वो स्कैन करते हैं इंग्लिश को, ना कि हमारी थॉट्स को। ठीक, ये चीज़ क्लियर है ना अभी तक हर चीज़ में। और लिसनिंग है, रीडिंग है, मतलब लिसनिंग रीडिंग तो एक अलग ही चीज़ है ना, स्पीकिंग और राइटिंग में। मैं कुछ बोलूँगी भी तो वो भी उसने मेरी क्या मैं फ़र्ज़ करो मैं टॉपिक से हट भी जाती हूँ, कोई और मुझसे मतलब थोड़ा-सा किसी और को थर्ड पर्सन को ऐड करके मैं बात बता देती हूँ, अगर मुझे टॉपिक के बारे में नहीं पता, ठीक। लेकिन जब मैं थर्ड पर्सन को ऐड करके मैं कुछ स्पीकिंग कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो वो क्या स्कैन करेगा? उसने स्कैन करने मेरे ग्रामेटिकल रेंज क्या है, मैं कितनी लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मैं कितना अपने सेंटेंसेस को जो है वो अच्छे से अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पा रही हूँ। मतलब सारा फ़ोकस उसका इंग्लिश पे है, उसका मेरे थॉट्स पे नहीं है। सो अगर आपने ये चीज़ देखी है और वहाँ पे आपने देखा कि वो बहुत अच्छे 9 बैंड 8 बैंड उसने लिए हैं इस चीज़ के साथ कि उसने किसी बुक को कोट किया है, तो वहाँ पे उसने क्या चीज़ देखी होगी? क्या पॉसिबिलिटी है कि उसने यही चीज़ देखी होगी कि इसके ग्रामेटिकल चाहे उसने बुक से ही लिया है। क्योंकि अक्सर बहुत रीडर्स ऐसे होते हैं कि जो बुक्स को जैसे सर अली थे, वो बुक्स को कोट करते थे, वो पढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज़ वो भी अगर ऐसे लिखेंगे तो वो बुक की कोई ना कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं उसमें। सो अगर वो कोटेशन आपकी अगर वो सारे का सारा भी आपका बुक का ही है और वो बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, लेक्सिकल रिसोर्सेज़ भी अच्छे हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी है, मतलब टोटली उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर क्या होगा इसमें कि वो बैंड उसे दे दिया जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ग्रामर की ही सारी बात है, ग्रामर अच्छा अच्छी मैम, है। मैम मेरा इसमें क्वेश्चन है कि अगर लेट्स सपोज हम खुद से ही कोई रेफरेंस बना लेते हैं, बुक का नाम लिख देते हैं और कह देते हैं किसी राइटर ने ये लिखा हुआ है, और क्या वो चेक करते हैं कि ये लिखा हुआ भी है या नहीं? मतलब कि हम अपना पॉइंट बनाने के लिए हम कोई खुद से ही रेफरेंस बना देते हैं। सर ऑल्दो ये चीज़ वैसे करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि इसे अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन सर इबाद,
आई वांट कि आप यहाँ पे जो है ना ऐड करें। जब तक सर बैथ कंटिन्यू करते हैं, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैंने इससे पहले ना पीटीए किया था, तो उसमें ऐसे ही टास्क आता है राइटिंग का। वो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है। तो उसमें ये है कि वो उसमें टेम्पलेट्स होते हैं। उसमें रीडिंग के भी स्पीकिंग के भी जो होते हैं, उसमें टेम्पलेट्स होते हैं और पिक्चर को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे टास्क 1 में हम लिखते हैं ना, इस तरह वहाँ पे उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन है। तो इन द सेंस उधर टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो वहाँ भी ऐसी ही है। मतलब एग्जैक्ट मैं इसमें रीच मैंने शायद आपसे व्हाट्सएप भी किया था, तो टैबलेट शेयर भी किए थे आपसे। हाँ, इफ यू रिमेम्बर अबाउट दैट। तो ऑल ओवर आपने उसको जिसको देखते हैं थोड़ा सा डीपली, तो मैं आई थिंक राइटिंग में भी पीटी के साथ हम compete कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट्स तो हमारे पास भी हैं। उसमें इसी टाइप के एसेज आते हैं, 5 टाइप्स ऑफ एसेज हैं। बट पॉइंट इज दिस, वहाँ पे लिखने का एक सिनेरियो, एक पैटर्न है। यहाँ पे फ्री फॉल है, आपके अपने थॉट्स हैं, अपने व्यूज हैं, अपनी वोकैबुलरी है, अपनी लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स हैं। सो थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा है मुझे यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा मैम, मैं मैं थोड़ा सा ना ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह से है कि आइल्स में ना कहीं भी एक चीज़ ये मेंशन नहीं करी गई कि हम वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे। अगर हम इसको स्पेसिफिकली बात करें अपने राइटिंग सेक्शन के अंदर, तो इसमें इस तरह से है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हम लिख कैसे रहे हैं। वो इसके अंदर हमारी नॉलेज नहीं देखेंगे। यानी कि जिस तरह से आपने एग्जांपल दी कि अगर हम बुक का रेफरेंस, सर ने भी कहा कि उसके अंदर, लेकिन जब वो चीज़ चेक करेगा क्या वो स्ट्रक्चर वाइज चीज़ ठीक है, तो आपने पंक्चुएशन मार्क जो भी यूज़ किया है क्या वो ठीक है, या उसके अंदर कोई मिस्टेक है। ओवरऑल ये है कि वो हमारा लिखने का तरीका चेक करेंगे राइटिंग के अंदर, ना कि नॉलेज। तो ऑल दो ये एक अच्छी टेक्निक नहीं होगी कि, चूंकि अभी यह पेपर बेस तो नहीं है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेस है। तो माइट भी पॉसिबल कि जो एग्जामिनर हो जिस तरह से, तो वो पहले कंप्यूटराइज चेक होता हो। तो कंप्यूटराइज जब उस चीज़ को फिगर आउट कर लेगा कि ये चीज़ तो अवेलेबल ही नहीं किसी भी रिसोर्स में, तो वहाँ से आपका एक इम्प्रेशन बैड आ जाएगा। जी मैम, रीच एंड सॉरी बात। जी असल में ना बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। हमें ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। सो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन है, वो सोचते हैं कि एक तो सर आपकी बात को ही मैं करूँगा, सेकंड दैट के ये नॉलेज का एग्जाम है, तो जब आप फोकस इतना ज़्यादा नॉलेज पे करेंगे तो आप जो हैं जो बाकी चीज़ें हैं जो जो उसमें चेक होंगी ऐसे, तो उन चीज़ों को आप जो है ना कहीं बोलना नहीं। नंबर वन। नंबर टू थे कि आपने जो है ना बेसिकली आपने ना अपना एक्सप्रेशन दिखाना है वहाँ पे कि क्या आप अंग्रेजी क्लैरिटी के साथ लिख सकते हैं या नहीं, आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं या नहीं। तो उसके अंदर एग्जाम्पल को आप ऐसे तक कोट कर सकते हैं कि जैसे अभी टेक्नोलॉजी की हमने बात की, तो बच्चे स्कूल में जो है वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं उसकी जगह ये लिख दूँ कि 2024 में एक स्टडी आई थी और उसमें ये आया था कि 35% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं दे दे डिड नॉट गेट गुड बैंड्स बिकॉज दे वर डिस्ट्रैक्टेड बाय मोबाइल फोन्स इन एट दिस। तो बजाय इसके अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जो जो बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं मोबाइल फोन्स को अपने स्कूल में यूज़ करने से, क्योंकि वो वहाँ पर चैट्स में और जो है लग जाते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्ब करते हैं ना सिर्फ अदर स्टूडेंट्स को बल्कि वो इरिटेट करते हैं टीचर्स को भी। तो ये चीज़ मेरा एक्सप्रेशन दिखाता है, जबकि वो चीज़ सिर्फ एक फैक्ट दिखाता है, ठीक है, जो एक स्टैट्स दिखाता है। तो ये जो जो सेकंड चीज़ है ना वो मुझे ज़्यादा मार्क्स दे सकता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट थिंग कि मैं कोई फैक्ट दूँ। थर्ड थिंग इज के आइल्स में डिस्करेज किया जाता है कि आप कोई भी चीज़ मेमोराइज करें या रोट बोलो। आपने जो है वहाँ पर जो है वो एक क्रिस्प चीज़ लिखनी है, एक फ्रेश चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो जब आप ये अगर प्रीवियस इस तरह के स्टैट्स को आप कोट करेंगे, तो यहाँ पर बजाय वो अच्छा इंप्रेशन लाने के वो एक बुरा इंप्रेशन आया कि ही यूज्ड हिज मेमोरी और शी एस्पायरेंट इज यूज्ड मेमोरी इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग द टॉपिक। तो यानी कि फ्रेशली एक्सप्रेस करने के बजाय वो इस चीज़ को। तो और थर्ड थिंग जो फोर्थ थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कहीं भी जो आइल्स के जो रुब्रिक्स हैं उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि यू विल गेट अ गुड रैंक इफ यू कोट सम ऑफ द। मैं पहले अपनी बात को रिपीट करूंगा
कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ योर नॉलेज, ये CSO की इमेज नहीं है। तो इसके बजाय आप ये कि उसको आप स्टैट्स या फैक्ट्स दें, आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि अगर ऐसा है तो व्हाई इज दैट। तो वो एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे सकती है एज कम्पेयर टू कोटिंग दैट। तो माई टेक ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच हरिबाद फॉर एडिंग दीज थिंग। जी मैम मारूफ, आपको क्लियर है अभी? एंड सर आसिम। जी सर क्लियर। थैंक यू। तो जी इसी तरह सर। से है कि जब आप लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आपकी तरफ से आएंगे ना, तो डिस्कशन जो सी है वो डिटेल में चली जाती है और इससे कोई ना कोई हम एक एंड स्टेटमेंट के ऊपर रीच कर जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये जो हम डिस्कस करेंगे आज, आइल्स प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन एंड डबल क्वेश्चन। तो जो आइडियाज़ हैं जो फॉर द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स, उसको हम इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है कि उसके अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जिसमें पोल्यूशंस है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगी, पहले उसका हम प्रॉब्लम देखेंगे फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ, और इसके जो क्वेश्चन है डबल वो क्या होते हैं। तो इसको हम पहले मैं एक आपके साथ एक शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से अगर एक प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन कैसे हम लिखते हैं, और उसके क्वेश्चन जो है वो भी देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो हम एक क्विज बेस लेके चलेंगे कि कैसे आप सब अपना जो थॉट प्रोसेस को यूज करते हुए इस चीज के ऊपर लिखते हैं। कि जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है कि जिसके अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन एंड राइजिंग टेम्परेचर्स आर लीडिंग टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ग्रेडिएशंस, इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट शुड इम्पोज स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंट लॉज एंड इंडिविजुअल्स कैन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड रिसाइकलिंग। कि जो देखा गया कि प्रॉब्लम थी कि उसका उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है वो टेम्परेचर उसका जो है ना वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो उसका जो सोल्यूशन आया उसको हमने देखा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि कोई ना कोई लॉज क्रिएट करे जो कि जिसको एवरीवन शुड डेफिनेटली फॉलो ऑल दीज लॉज। तो अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने किसी सिटी में जाना चाहता हूँ तो मैं बजाय मोटरसाइकिल कार, तो अगर मैं पैदल जाऊँ तो इससे क्या होगा कि ये भी हमारे पास जो गाड़ी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उस चीज़ को रिड्यूस करेगी। तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर वो है ठीक रहेगा। अगर इसके अंदर देखें जो डबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, हम उसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास मेन कॉज कौन से हैं जो कि एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमने क्वेश्चन देखा कि कैसे इंडिविजुअल्स और जो गवर्नमेंट्स है वो इन चीज़ों को रिड्यूस कर सकती है। तो हमने एक प्रॉब्लम थी उसका एक सोल्यूशन लिया, और उसके ऊपर जो डबल क्वेश्चन है वो कैसे किस तरह से हम उसको रेज करते हैं और कैसे उनका डिस्कशन में उसको लिख सकते हैं, ये चीज़ें जो सी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो क्लियर है यहाँ तक कि ऐसे इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो उसका सोल्यूशन ये होगा, और उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं जी सर आसिम। जी सर ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जिस तरह से अब ये स्टेटमेंट आ जाती है कि प्रॉब्लम, द राइज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ लीड टू कंसर्न अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस। कि इसका अब सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जैसे ये एग्जांपल के अंदर है हमने जो सॉल्यूशन दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड कंबाइन ऑनलाइन लर्निंग विद फेस टू फेस इंटरेक्शन टू मेंटेन इंगेजमेंट एंड क्विकली एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन को अगर हम देखें ना, जो प्रॉब्लम है कि हमें नहीं उसके अंदर पता कि ऑल दो क्लास हो रही है। जी सर, ये बात आप कुछ ऐड करना चाह रहे नहीं सर, बस थोड़ी चीज़ थी सर मैं ना, हमें जो हैं? ये जो प्रॉब्लम हो सोल्यूशन में ना, तो वो हमें इस तरह की चीज़ें देगा। तो क्वेश्चन जो टॉपिक का होगा वो ये होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो किस तरह इफेक्टिव है, तो हमें ये प्रॉब्लम को भी फिर डिस्कस करना, फिर हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है इसी आइडिया को कि उसका सोल्यूशन क्या होगा।
तो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स कि वो इस तरह से इसको ब्रेन तो जी बिल्कुल, ऐसे इसी तरह से यानी कि सर भी ये ऐड कर, एक सर थोड़ा सा ना आपके वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही थी, मेक श्योर कीजिएगा। यानी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है ना, उसका हम ऐसे इस तरह से, अगर हम उसके अंदर जिस तरह हमने कहा है ना कि 5 मिनट आप थिंक करें उसको, कि क्या क्या चीज़ों को मुझे ऐड करना चाहिए, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है, क्योंकि अगर हम देखें ना कोविड के अंदर भी क्या हुआ था कि स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते थे कि क्लासेस ज्वाइन कर लेते थे और अपनी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते थे। ठीक है, तो लेक्चरर आते थे, वो अपना लेक्चर डिलीवर करते थे, उन्हें नहीं पता कि जो उनके स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, आइदर वो फुली फोकस होके क्लास अटेंड कर रहे हैं या वो जो सा है कि अपना कोई अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उस चीज़ को, ये थी प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन के ऊपर हम थिंक करें कि हमें कैसे इस चीज़ को करना चाहिए कि जो ऑनलाइन है उसको हम फिज़िकल के अंदर, क्लासेस के अंदर फेस टू फेस के अंदर शिफ्ट करें, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल वे के अंदर चीज़ों को देखा जाता है कि एक स्टूडेंट होती है स्ट्रेंथ 30, तो 30 के 30 स्टूडेंट, उसके अंदर ये भी पता चलता रहता है कि कौन स्टूडेंट आ रहा है रेगुलर बेस के ऊपर, तो कौन नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये हेल्प करती हैं कि इससे इंटरेक्शन होता है एक तो स्टूडेंट का टीचर के साथ। ठीक है, और टीचर्स को भी याद रहता है कि इस फलां पर्सन ने मेरे से ये क्वेश्चन किया, तो इसका इस तरह से पॉसिबिलिटी आंसर हो सकते थे। सो ये है इसका सोल्यूशन। सर तो एक क्वेश्चन है इसमें, इसको इस मॉड्यूल में, कि ये भी हो सकता है कि हम लेट्स सपोज हम पहले 5 मिनट लेट्स सपोज थिंक कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो जी हम सर। ऑनलाइन है तो हम उसके अंदर जो एडिटर है उसके अंदर लिख लें, पॉइंट्स वगैरह लिख लें, लेट्स सपोज एक ओपनिंग के भी कुछ पॉइंट्स लिख लें, कुछ बॉडी 1 के भी और बॉडी 2 के भी और कंक्लूजन के भी, और बाद में उसको जो है ना हम टाइप करना शुरू कर दें, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, उनको ख़त्म करना जाए, तो इस जी तरह लो होगा। जी बिल्कुल सर, आप ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये है ना, आपके पास स्क्रीन आ रही है, एडिटर है जिस तरह, ठीक है, आप उसके अंदर पहले अपने जो मेन की पॉइंट है उसको ऐड कर लें। ठीक है, उसके नीचे से आप स्टार्ट कर लें अपना जोन सा है, बट लास्ट में मेक श्योर कीजिएगा कि ये ना हो कि आप एंड पे वो जो आपने पॉइंट बुलेट रेज किए हैं उनको आप इरेज करना भूल जाएं। तो ये मैं चीज़ आपने, जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक पैरे की जगह पे ना मैं उसके पॉइंट्स लिख लूँ, जैसे ही वो पैरा कंप्लीट हो जाए उसको मैं खत्म पॉइंट्स कर दूँ, नेक्स्ट जब पैरा लिखूँ उसके पॉइंट खत्म कर दूँ, एंड पे सबको खत्म कर दूँ। जी बिल्कुल सर, ये तो इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह से अपने लिए आसान करते हैं ऑन द टेस्ट डे, कि आप पहले या अपने माइंड के अंदर कर लें या आप उसको लिख लें। ये वैसे लिखने वाली टेक्निक ज़्यादा अच्छी रहेगी एज कम्पेयर टू, तो सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपके माइंड में एक चीज़ आई है बॉडी ऑफ पैराग्राफ में, आप उसको आप लिख दें। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी जब आप लिखना शुरू करेंगे एक्चुअल में आपके पास कोई अच्छी एग्जाम्पल आ जाएगी, तो ये लिखने वाला अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू कि आप थिंक करें, क्योंकि जब आप एक्चुअली लिखना शुरू करेंगे तो आपके लिए ऑलरेडी चीज़ें जो सा है ना वो एक इजी वे के अंदर होंगी, तो वो अच्छा रहेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज हम पॉइंट्स सोचने की बजाय साथ साथ लिखते जाएंगे ना, तो हमारा एक लेट्स सपोज एक लिखने में टाइम लगता है, लेकिन वो सोचने में हम ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट के बारे में सोच सकते हैं और बाद में इजीली हम उनको लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, यू आर राइट, ऐसे ही है। और एक और मेरा क्वेश्चन है इसमें कि जो इसको सेकंड वाले जो ये वाला मॉड्यूल है इसको हम टोटल अपर केसेस में लिखना चाहिए या वैसे नॉर्मल जो हम राइटिंग करते हैं पैराग्राफ्स की? नहीं नहीं सर, ये वैसे आपने अच्छा क्वेरी किया है। इसके अंदर नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना रीडिंग के अंदर हम अगर कोई अपना आंसर टाइप करें उसको आप कैपिटलाइज केस में, तो अगर इसके अंदर आप उसको कैपिटलाइज लिखते जाएंगे ना, तो एग्जामिनर के लिए भी मुझे नहीं लगता ये आपको बैंड अच्छे देगा, क्योंकि आप जिस तरह से एक स्ट्रक्चरल वे तो नहीं होगा ये, आप लिखते जा रहे हैं अपर केस के अंदर, बट आप जहाँ पे आपको अपर केस लेटर की ज़रूरत हो वहाँ पे आप लिखें, और जहाँ पे चीज़ें लोअर केस के अंदर हो तो आप उसको लोअर केस में ही मेंशन करें, तो ये हाँ सर, राइटिंग। आई जी वुड सर। लाइक टू ऐड हियर, क्योंकि ये राइटिंग एस्टेस में है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है कि आपने पंक्चुएशन को सही प्रॉपर्ली यूज़ करना है। तो यहाँ पे फिर पंक्चुएशन के रूल्स को आप किस तरह फॉलो करेंगे, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि आप ऑल कैप्स लिखें।
आप लिसनिंग में या उसमें तो आप लिख लेते हैं, रीडिंग में उसमें क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक या दो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होगा। तो और ये डज नॉट लुक लाइक प्लेजेंट कि आप सारा कैप्स में पढ़ना, तो एग्जाम में के लिए भी ये काम मुश्किल सर योर वॉइस इज टू मच लो। है। मैं टाइप कर देता हूँ। जी अब ठीक है, अब जी आप। सर समझ आ गया सब। तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है, यानी कि वो यही कह रहे हैं ना कि हमें, जैसे हम लिसनिंग और रीडिंग में तो कह देते हैं ना, और ये अच्छी टेक्निक भी होती है कि हम अपर केस के अंदर लिखें, बट राइटिंग में नहीं हमें ऐसे करना। उसके अंदर हमें जिस तरह से एक पैटर्न फॉलो करते हैं ना, वो वैसे ही उसको आप लेके चलें। तो इसी अगर स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमारे पास हमारे माइंड के अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाई डू सम पीपल प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग ओवर ट्रेडिशनल एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा इसके अंदर हम देखें कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड हाउ दे कैन बी माइग्रेटेड। ठीक है, तो ये जब भी जैसे स्टेटमेंट आई, हमने देखा कि एजुकेशन है, कि ऑनलाइन है उसके अंदर, लर्निंग के अंदर, और उसके कोई ना कोई डेफिनेटली, जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कशन की कि हर एक चीज़ के दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। आइदर वो एडवांटेजेस देगी या वो हमारे पास डिसएडवांटेज देगी। जैसे कि एआई अब आ रही है डे बाय डे, इसके अंदर एडवांसमेंट होती जा रही है। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर आता है, तो उसको हम इस तरह से देखेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है या ये यूजलेस है। तो इसकी बेस के ऊपर उस कंपनी को भी फ़ायदा होगा और उसके जो यूज़र हैं उनको भी इस चीज़ से है एडवांटेजेस। जैसे कि अभी हम जिस तरह से ये एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जूम मीटिंग का। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि हमें इस चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं अपनी मीटिंग, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पार्टिसिपेंट भी हैं, और हम अपना इस यूज़ करते हुए इस चीज़ को अपनी जोन सी है ना, चीज़ों को हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, और अगर हमें एनोटेट करना हो, ये सारे फंक्शनैलिटी, तो ये इसके किस चीज़ के अंदर काउंट होंगे कि इसके एडवांटेजेस के अंदर। और अगर इसके अंदर देखा जाए कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है हमारे पास, तो एक तो इसके अंदर हम अगर इसका फ्री वाला प्लान देखें, तो उस केस में वो हमें 40 मिनट तक की लिमिटेशन होती है। तो कोई अगर इसी डिसएडवांटेज को देखते हुए कोई प्लेटफॉर्म इस तरह से कर देता है कि जिसके अंदर कोई लिमिट ना हो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट किस तरह से इन्वायरमेंट में होगा कि वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा एडवांटेज के केस में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब भी कोई भी चीज़ आए या कोई स्टेटमेंट हो, उसका हमें ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि इसका किस तरह से हमारे पास सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, और इसका कितना रोल है, और इसका यूज़ करके हम कितनी अमाउंट में चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास इसके अंदर, अगर हम इसकी टाइप 2 देखें एजुकेशन की। और अगर इसी तरह हमारे पास हेल्थ एंड ओबेसिटी, तो इसके अंदर इसकी जो प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ ओबेसिटी ड्यू टू द अनहेल्दी ईटिंग हैबिट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, के किस तरह से जो डेली हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें जो उनसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो क्यों डे बाय डे रेज कर रहे हैं। कि एक तो हम लोग अगर देखा जाए, प्रीवियस जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लोग अपना खाना खा के वर्कआउट करते थे, फील्ड के अंदर जाते थे, यानी कि स्ट्रगलिंग मोड था उस वक्त ज़्यादा। लोगों को ट्रैवल करना होता था, पैदल जाते थे वो एक जगह से दूसरी जगह। तो इससे क्या होता था कि वो लोग फिट रहते थे। तो एज कंपेयर टू के अब हम अगर आज देखते हैं ना इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी आई, ट्रांसपोर्ट आ गई हमारे पास, हमने खाना खाया और उसी तरह से हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग शिफ्ट हो गए हैं ड्यू टू मल्टीपल डिजीज़ के अंदर। और हमारा जौन सा एक तो शेड्यूल जौन सा खाने का, वो भी ठीक नहीं है। हम ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं रात को। इस तरह की ये चीज़ें अगर हम स्टेटमेंट देखें ना, तो इसको हम ऐसे थिंक कर सकते हैं, उसका फिर सोल्यूशन कर सकते हैं कि जिस तरह इस इधर हमने एग्जांपल ली है, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट को जो ना इंट्रोड्यूस करने चाहिए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। ऑल दो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है डे बाय डे,
लेकिन इससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म वगैरह या कोई कोर्सेज वगैरह करवाते हैं जिसके अंदर लोगों को आगाही दी जाए कि बेशक आप हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन हमें इनका भी यूज़ करना है, अपना जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस है उसको भी जल्दी से करना है। लेकिन अगर हम साथ साथ कोई एक्सरसाइज करते रहें, कोई इस तरह से छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हों जो कि हमने जो भी फूड खाया हो तो उसको प्रोसेस करें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमें उससे प्रोटीन हो, ना कि वो हमारे पास हमें मल्टीपल डिजीज़ का सामना करना पड़े उससे। तो रेगुलरली एक्सरसाइज एंड अडॉप्ट बैलेंस डाइट है। तो इसका जो मेन डबल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है उसको हमने एग्जांपल लिए कि व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग ओबेसिटी रेट्स, ठीक है, एंड हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ ओबेसिटी बी सॉल्व इन सोसाइटी। तो ये है हमारे पास, इस तरह से हम थिंक करते हैं कि पहले हमने इसका सोल्यूशन देख लिया, उसके क्वेश्चन हमने अपने माइंड में कर लिए कि ऐसे इस तरह से हम इस चीज़ के ऊपर थिंक कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमें हेल्प करेंगी राइटिंग के अंदर। तो हमारे पास लास्ट मिनट है, बल्कि सेशन का टाइम भी हो गया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और एनी फीडबैक तो वो भी आप फील फ्री टू शेयर। तो यस, एनीवन एल्स? एम आई ऑडिबल? यस। यस सर, यू आर ऑडिबल। तो हम अपने सेशन को फिर कंक्लूड करें, और आप सबसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि एक तो आप ना प्रैक्टिस करें, और इस वीक में हमारे पास पार्टिसिपेंट की तरफ से इनपुट आए थे, उन्होंने स्लैक के अंदर भी शेयर किया, और ऑल दो वो ड्यूरिंग क्लास भी अपनी गूगल डॉक वगैरह शेयर करते हैं। तो एक तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आज भी डिस्कशन भी होती है डेली बेस के ऊपर। तो जब हमें मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे तो ये टू वे लर्निंग होगी एज कंपेयर टू कि हम सिर्फ आपको डिलीवर करें और आप प्रैक्टिस करें अपनी, लेकिन अब डिस्कस करेंगे तो इससे अगर कोई चीज़ इस तरह से हुई जो हमारे लिए सीखने के लिए हुई तो हम भी उसे सीखेंगे। जी मैम मरीजा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? यस यस सर। मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से ये हम लोगों ने ऊपर 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, अगर हम जस्ट उनका टॉपिक्स के नेम देख लें कि हमें ये वाले टॉपिक्स वो हैं जो कि इनिंग है, जिनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो ऐसे आता है, राइटिंग टास्क आता है वो, या फिर जो हमारे पास स्पीकिंग में टेस्ट होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो उन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं जो कि इन होते हैं उस वीक में, मतलब उस इरा में या उस फेज में। जैसे ये आपने जो बिल्कुल सामने आपने किया हुआ है, क्राइम एंड पनिशमेंट, एक ये टॉपिक है। फिफ्थ वन कौन सा है? टेक्नोलॉजी एंड होने कम्युनिकेशन के लगे क्वेश्चन हैं। आंसर्स होते जी हैं। मैम, इसको देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कि जिस तरह से यस। अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें कि क्राइम्स रेट जो सा है अर्बन एरियाज ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, अगर ये प्रॉब्लम है कि इसके फिर हम इसको अगर हम थिंक करें तो किस तरह से कर सकते हैं, कोई आप अपना थॉट शेयर करें पार्टिसिपेंट में से, ताकि पता चले कि आप सबको आज वाला सेशन हेल्पफुल रहा है या नहीं। नहीं तो फिर हम ऑल दो बेशक स्क्रीन के ऊपर चीज़ लिखी हुई आप इसी चीज़ को अपने वर्ड के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करें। जी सर, आसिम सर, आदिल, मैम इमरान, फातिमा, प्लीज़ आप सारे कुछ ना कुछ ऐड करें। जी सर आसिम। सर वैसे ये जो प्रॉब्लम है राइजिंग क्राइम रेट्स इन अर्बन एरियाज ड्यू टू पॉवर्टी, आई थिंक ये पॉवर्टी के अलावा भी वैसे भी अगर ना भी होना तो फिर भी ना क्राइम जो होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर आप देख लें, जो बहुत वेल जो एस्टेब्लिश सोसाइटीज हैं उधर भी ये होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट में भी कुछ हो सकता है पार्ट जो इस तरह का हो। जी बिल्कुल, ऐसे That's कि फिर उसके अंदर यही चीज़ है ना, कि एक तो वो लोग जो पीपल्स हैं जो एजुकेशन के हवाले से उनके पास वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि किस तरह से अगर हमें एक पॉइंट है उसको कैसे फिनिश करना है। बट वो
एक एक पॉइंट के ऊपर वो इकट्ठे भी नहीं हो रहे, लेकिन वो हर बंदा अपने थॉट कोई ना कोई शेयर कर रहा है। तो इस चीज़ों को हमने वो किस तरह से उनको हम करें। जी मैम, इंशाल्लाह ये आपके साथ Yeah, ma'am. और From next week, inshallah, we will be speaking completely in session will be completely in English because we have to practice our speaking. And then, जी जी मैम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम वी विल डेफिनेटली टॉक इन इंग्लिश एंड डिस्कस ओवरऑल आवर सेशन। तो अगर इसकी प्रॉब्लम वाली स्टेटमेंट को हम देखें कि वो किस तरह से है, कि एक तो वो लोग पीपल जो है वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हमें कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न। तो ये चीज़ें हैं कि फिर गवर्नमेंट को क्या उसके अंदर चाहिए कि वो इस चीज़ को सॉल्व करे, कि उनको वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू, सोशल वेलफेयर तो प्रोग्राम। एजुकेशन नहीं होती तो उसलिए उनको जॉब नहीं मिलती, और जी जॉब नहीं मिलती तो फिर वो क्राइम की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि घर पे कुछ होगा ही नहीं तो फिर क्राइम करेगा ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जॉब ओपनिंग करे, जो लेस एजुकेटेड है उनके हिसाब से, और एजुकेशन फ्री करे ताकि लोग एजुकेट हो सकें। तो इससे काफ़ी हद तक सोल्यूशन है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चीज़ों को अगर उन्हें फॉर इंस्टेंस कि एक टेक्नोलॉजी आई है जिसका जो सा है ना, देहाती लोगों को उनके बारे में कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं, तो वो उसका माइट भी पॉसिबल कि मिस यूज़ करेंगे। तो कभी भी कोई भी कोर्स या कोई प्रोग्राम या कोई चीज़ इस तरह से इवेंट की जाती है, तो उसके सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है कि हम इसको हाउ वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर टूल टू सॉल्व आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम। सो ये चीज़ें इस तरह से हम अगर उसकी स्टडी की जाए तो हमारे लिए वो चीज़ आसान होती है एज़ कम्पेयर टू कि हम फिर उसका मिस यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे अगर आज हम अभी हमारे इन्वायरमेंट में एआई, हर बंदा दे जिसे भी आप, कि वो हमें कहेगा कि एआई विल रिप्लेस यू। बट अगर हम उसको चीज़ों को स्टडी करें तो डेफिनेटली एआई विल हेल्प अस, एंड इवन दो के हम इससे काफ़ी ज़्यादा अपनी जो, जैसे अगर एक ह्यूमन 2x वो लर्निंग अपनी कर सकता है, अगर वो करना चाहे 10x, तो वो एआई के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ करके अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो ये इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन कर सकें। जी सर आदिल, आप ऐड करना सर चाहेंगे? थोड़ा ऊपर कीजिएगा, ऊपर वाला सवाल दिखाइएगा। ये ये वाला सर, ये नहीं नहीं हेल्थ, नीचे, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, हाँ ये वाला, ये वाला। के नीचे वाला नहीं नहीं, ऊपर टेक्नोलॉजी। वाला, ऊपर वाला। जी सर, ये क्राइम एंड पनिशमेंट। नहीं, ओबेसिटी वाला। जी सर, ये प्रॉब्लम हाँ, है। तो इसमें मुझे पूछना ये है कि नहीं, नीचे वाला जिसमें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ओबेसिटी वाले ना, जी तो इसमें ये पूछना ये है कि इसमें जैसे मुझे ओबेसिटी का अगर मतलब नहीं पता, ऐसा कोई सवाल जिसमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये एक मुश्किल वर्ड है, मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो उस सिचुएशन में करूँगा क्या? क्योंकि ये सवाल ही पूरा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? कोई ऐसा सवाल आ जाए, इसका मतलब ही नहीं पता हो इस वर्ड का, मैं तो फंस हाँ, गया फिर। जी बिल्कुल। जी सर, ये बात आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सर का क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर, आप रिपीट कीजिएगा। सर का क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई वर्ड ऐसे आ गया कि जिससे हमारी फेमिलैरिटी नहीं है, जैसे इस केस में ओबेसिटी है, तो इस केस में हम किस तरह से करेंगे इस चीज़ को? सर ये क्वेश्चन मेरे भी जहन में आया था, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने आज से, आई हैव नो आइडिया, कि शायद 3 महीने पहले या 4 महीने पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने ओबेसिटी वर्ड पढ़ा था, तो मुझे इसका मीनिंग टोटली ऑपोजिट इसका लगा था। ओबेसिटी मतलब कि लाइक नेगेटिव वे में मैं लेके गई थी, जैसे हम कहते हैं थोड़ा सा घुटन टाइप या तंग नज़र जिसे हम कहते हैं, ओबेसिटी मतलब इस वे में मुझे फील हुआ था। पर जब मैं इसके वर्ड मीनिंग की तरफ गई तो वो मोटापा था, जो कि मेरे लिए टोटल हैरान कुन बात थी। तो इसलिए जब मैंने ओबेसिटी वर्ड देखा तो मुझे वही सेम सर ने क्वेश्चन एग्जैक्ट वही किया जो कि मैं उस टाइम पूछना चाह रही थी, कि अगर ऐसा वर्ड आ गया देन हम क्या करेंगे। आई थिंक फिर हमें कुछ इस तरह का ना एक स्ट्रक्चर बना देना चाहिए किसी पैराग्राफ का, कि उसमें कोई भी वर्ड जो है ना वो प्रॉब्लम का फिट हो जाए। अच्छा, इसमें ना आइल्स लिस्ट पे ना बाकायदा लिस्ट मौजूद है। आइल्स लिस्ट जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत से लिंक्स मौजूद हैं जिसमें जो
मेजर जो टॉपिक्स हैं, जो पसंदीदा टॉपिक्स सर हैं आपकी एग्जाम आवाज़ के। क्लियर नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आइट्स लिस्ट जो है ना, उस आइट्स लिस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर जो है इसकी जो है ना वोकैबलरी जो है ना वो मौजूद है मुख्तलिफ टॉपिक्स के हिसाब से ना। तो आप जो है वहाँ से जो है ना वोकैबलरी का इसमें ये जो बाद में है इस पर क्लिक कीजिएगा सर। तो वहाँ पे जो ना अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से ना वोकैबलरी गिवन है। तो आप वो वहाँ से जो है ना हर टॉपिक की जो है वो वोकैबलरी एटलीस्ट तो पढ़ लें, तो बेसिक चीज़ें आपकी वो कवर हो, इतनी के कम से कम कि आपको जो है वो टॉपिक समझना। ठीक है। ये बाकी जो है कि हमारा सामने वोकेबलरी वाला सेक्शन है ये जी सामने ऊपर वोकेबलरी का सेक्शन आ रहा है। yes। और सेकेंड ये कि हमने ठीक तकरीबन हम है। सब ने 16 ईयर्स एजुकेशन की है और हमारा कहीं ना कहीं इंग्लिश से वास्ता रहा है। तो इट्स नॉट जर्मन और फ्रेंच के हम कोई बिल्कुल ही हम कोई आइडिया ना लगा सकें कि व्हाट वर्ड इज अबाउट। तो हम नॉर्मली उसको कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी इशू हो रहा है लाइक बेसिक वर्ड्स में चीज़ों में, तो जो है ना वो यकीनन इनमें से ना सर किसी भी उसको क्लिक कीजिएगा, कोई भी है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबके साथ, ये जी आइडिया? जी जी सर। जी। जी ये वेबसाइट जो सी इसके अंदर वोकैब वाले सेक्शन में जाके ना, तो ये हमारे पास है डिटेल लिस्ट ऑफ बिल्ड वर्ड पावर है, तो इसके बाद शॉर्ट वर्ड लिस्ट है। तो इसको आप लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वेबसाइट। सर, इसमें किसी पे भी क्लिक कीजिएगा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास हमने एडवर्टाइज में टॉपिक लिया है जो सा, उसके अंदर ये देखिए, तो टीवी कमर्शियल है और न्यूज़पेपर ऐड है, मैगजीन एड्स है, बिल बोर्ड्स, ये सारे वर्ड्स हैं इसके। सर नीचे आइएगा, थोड़ा नीचे आइएगा और वोकैबलरी होगी, रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जी, आप ये रिकॉर्डिंग टैग्स है, क्या होते हैं। ये कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, और इसकी अदर टाइप्स हैं कि एडवर्टाइजमेंट वोकेबलरी से रिलेटेड। तो अगर हमें फॉर इंस्टेंस के कोई इस तरह से है ना, इसके अंदर वर्ड ऐसा आ रहा है कि हमें उसको प्रोनाउंसिएशन के अंदर इशू आ रहा है, तो ये भी हमें इसके अंदर ऑडियो के थ्रू बताया जा रहा है कि ये मोर इसकी टाइप्स हैं ये। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने वर्ड ऑफ वोकैब को आप रिमेंबर नहीं करना कुछ भी, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं तो आपके ये हैबिचुअल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप और एक और रिसोर्स जो है ना, वो कल की जो शीट है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर एक रिसोर्स गिवन है। तो वहाँ पे जो जो फोल्डर जो गिवन है जिसके अंदर राइटिंग की बुक जो है सर याकूब साहब की जो है इसका लिंक है, तो उस फोल्डर में गूगल ड्राइव के अंदर जो है वहाँ पे एक वोकैबलरी की जो है ना लिस्ट की है। तो एशवर्ड्स के नाम से है वो, उसमें बेसिक वोकैबलरी है सारी, उसको एटलीस्ट एक दफ़ा जो है ना पढ़ ली। तो कोई भी अनफेमिलियर वर्ड होगा ना तो वो आप उसको, तो जो चीज़ नहीं हो, जो नया वर्ड लगे बिल्कुल उसके दो सेंटेंसेस बना लें। जी सर, ये ली आप बता नहीं रहे हैं। नहीं सर, ये राइटिंग में सर याकूब है बराबर। जी जी, इसको ऊपर आप क्लिक करके ना आप जो मटेरियल है वो गेट कर सकते हैं। तो आई थिंक हमें सेशन को कंक्लूड कर देना चाहिए सर, क्या कहते हैं आप? जी, अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन। अच्छा जी सर, मेरा ना लास्ट थिंग ये है कि काइंडली ये जो अभी आपने ऐप ओपन की थी, एक इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा गूगल शीट में, इसका जी जी आईएलटीएस का। और दूसरा वो जो हम लोगों ने आज किया है, आप डॉक फाइल गूगल की बात डॉक। करिए ना। जी उसका भी लिंक जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा। ड्राफ्ट की बात कर रही हूँ, ये जी जो भी मैम, हमने किया है। मैं डेफिनेटली उसको ऐड कर दूंगा वो इस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला। आप सब जी ये शीट को विजिट भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी प्रीवियस अगर जो सी हमें देखे ना, कि जितनी भी क्लास वन से डे वन से लेके जो भी रेलेवेंट मटेरियल है उससे, इसके ऊपर आप जब आप होवर करेंगे ना तो आपको ये सारे लिंक एक्टिव नज़र आएंगे। तो इसको आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। इंशाल्लाह थैंक यू। ताला हम नेक्स्ट वीक के अंदर अपना जो आइल्स का लास्ट मॉड्यूल है स्पीकिंग का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे रेलिवेंट जो भी हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स के हाउ वी कैन एक्चुअली गेट अ मैक्सिमम बैंड इन स्पीकिंग एंड ओवरऑल इन आइल्स आइल्स टेस्ट। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी डिटेल में देखेंगे कि उसके कितने पार्ट हैं
और हर पार्ट के अंदर हम कैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर वे के अंदर करें, तो ताकि हम अपना डिज़ायर बैंड है वो हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह ठीक हाफिज है, सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।